Good morning, students. Hope you are well in this lockdown. Stay home, stay safe. So आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। क्लास 9th के चैप्टर 8 फिज़िक्स का ये चैप्टर है मोशन। सो इसमें हम मोशन चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सिंपली अगर हम जर्नली बात करते हैं कि जब भी हम अपनी आसपास की दुनिया में, अपने आसपास के वर्ल्ड में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती हैं। सो इसका मतलब वो किस में होती हैं? मोशन में होती हैं। सो बेसिकली फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच जो बेसिकली डील करती है मोशन को, उसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर इन मोशन। सो मैकेनिक्स बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है आगे। एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनेमिक्स। सो बेसिकली जो काइनेमेटिक्स है उनको और डायनामिक्स जो है उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हालांकि जो 9th क्लास है उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स मतलब मोशन की एक ऐसी क्वांटिटी बोल सकते हैं हम, या जिसमें हम बेसिकली मोशन की बात तो करेंगे लेकिन वहाँ पर जो मोशन का कॉज है वो हमें नहीं पता होगा। सो बेसिकली मोशन क्यों प्रोड्यूस हुआ, मोशन के प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, वो हमें नहीं पता होगा विदाउट टेकिंग द अकाउंट ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। लेकिन जब डायनामिक्स की बात करेंगे हम तो डायनामिक्स में हमें कॉज भी पता होगा। सो बेसिकली मोशन के लिए जो कॉज होता है वो क्या होता है? फोर्स। सो 9th क्लास में आगे इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे हम। सो सबसे पहले अगर हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमें साथ में लेकर चलनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड रेस्ट। यानी कि मोशन और रेस्ट दोनों टर्म्स हमें एक साथ मिलेंगी। सो मोशन अकेला नहीं मिलेगा कभी भी इस चैप्टर में हमें। सो जब भी हम मोशन की बात करेंगे वी विल टेक द रेस्ट ऑल्सो। सो अगर हम सिंपली अब डेफिनेशंस की बात करते हैं तो डेफिनेशंस में अगर हम मोशन की बात करेंगे तो मोशन क्या होगा? जब भी कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपली अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स चेंज करेगा इन अ गिवन टाइम, देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। अगर सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, देन इट विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। सो मोशन और रेस्ट में सिर्फ इतना की फ़र्क है कि मोशन यानी कि पोजीशंस को हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चेंज इन पोजीशन नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास कहाँ पे होगा? रेस्ट पे होगा। सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस करनी है साथ में, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। A frame of reference is another object or scene with respect to we have simply compare an object's position। अगर हम ध्यान से फिगर 1 और फिगर 2 को देखें तो देखो फिगर 1 में क्या है? द कार इज़ टू द राइट ऑफ द ट्री। अब यहाँ पर एक ट्री है हमारे पास, उसके राइट में हमारे पास एक कार खड़ी है। एंड इन फिगर 2 आफ्टर 2 सेकेंड्स द कार इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द ट्री। अब ध्यान से देखो, जब फिगर 2 की बात करते हैं तो कार कहाँ पे आ गई? लेफ़्ट में आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? एज ट्री डज नॉट मूव, हमें पता है ट्री तो मूव कर नहीं सकता है, तो कौन मूव कर रहा है? कार मूव कर रही है। सो द कार मस्ट हैव मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयरफॉर हियर ट्री इज़ कंसीडर्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जब भी हम मोशन की बात करेंगे तो मोशन को विदाउट ऑब्जेक्ट सम कंसर्न वी कैन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विदाउट हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी नहीं कर सकते हैं। सो समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन पे। सो मोशन की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। हालांकि इस चैप्टर में हमने सिर्फ ट्रांसलेटरी यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन को ही स्टडी करना है। उसके अलावा हमारे पास रोटेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। सो इस चैप्टर में ज़्यादा हम फोकस करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन पे। ट्रांसलेटरी मतलब जब भी ऑब्जेक्ट सिंपली मूव करता है स्ट्रेट लाइन में या फिर कर्व्ड पाथ में। सो ट्रांसलेटरी मोशन के कुछ फीचर हमारे पास डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है? इन ट्रांसलेटरी मोशन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर। सो दिस मोशन मे बी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन और अलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ। सो यानी कि ये मोशन जो हमारे पास है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है।
मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। सो जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा, और अगर हम कर्व के अगेंस्ट मोशन को स्टडी करेंगे तो उसे हम कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं। सो स्ट्रेट लाइन पे जैसे अब एक कार मूव कर रही है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी कि उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, सिंपली स्ट्रेट लाइन मोशन। यहाँ पे जो कार है वो देखो स्ट्रेट लाइन रोड पे मूव कर रही है, सो इसका मतलब उसका मोशन क्या हो गया हमारे पास, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर हम सेकंड फिगर में देखें ध्यान से, सो सेकंड मोशन में रेक्टिलिनियर जो मोशन है हमारे पास, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसमें अब जो कार है वो एक कर्व के अगेंस्ट जा रही है हमारे पास, स्ट्रेट नहीं है मोशन, पहले स्ट्रेट लाइन था, अब हमारे पास क्या है, कर्व। सो कर्विलिनियर मोशन। रोटेटरी मोशन भी होता है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रोटेटरी मोशन की तरफ। सो रोटेटरी मोशन क्या होता है हमारे पास, द पार्टिकल ऑफ अ बॉडी डिस्क्राइब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अबाउट द एक्सिस ऑफ मोशन, यानी कि जब भी कोई चीज़ हमारे पास अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, हम कह सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। सिमिलरली नेक्स्ट आता है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होगा, हमारे पास एक मीन पॉइंट होगा, पहले मीन पॉइंट से लेफ्ट साइड पे गई, फिर राइट साइड पे गई, फिर लेफ्ट साइड पे गई, फिर राइट साइड पे गई। सो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या कर रही है, वो वाइब्रेट कर रही है, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। सो जैसे एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, वो क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करता है। सो इसी वजह से हम इसे वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं। सो नेक्स्ट इस चैप्टर के मेन कंसेप्ट पे चलते हैं। सबसे दो पहली जो मेन टर्म्स है हमारे पास, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टर्म है हमारे पास डिस्टेंस, एंड सेकंड टर्म होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। सो पहले बात करेंगे हम डिस्टेंस की, इसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। सो डिस्टेंस क्या होता है, सो देखिए यहाँ पे एक फिगर है हमारे पास। मान लो एक ऑब्जेक्ट या बस यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, वो पहले ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पे जाती है, फिर वो दोबारा बी पॉइंट से चल के मान लो ए पॉइंट पे वापस आ जाती है। इसका मतलब मान लीजिए अगर हम ए से बी का जो गैप है उसको हम क्या मान लेते हैं, 150 किलोमीटर्स मान लेते हैं। तो इसका मतलब जो इसका टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 150 ए से बी तक एंड 150 ही बी से वापस ए तक। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, 300। सो बेसिकली जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा तो डिस्टेंस का मतलब होगा टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा हमारे पास, इट विल बी द टोटल लेंथ, यानी कि जितना भी वो चला है उसको हमने ऐड करना है, वो क्या बन जाएगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस। अब अगर हम इसके कुछ फीचर्स को डिस्कस करें तो देखिए क्या हो रहा है, ए बस मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन बी टू ए, द डिस्टेंस कवर्ड by an object is the actual length of the path followed by the object। so distance क्या है हमारे पास, simply actual length of the path है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस की अनदर फीचर की, दैट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर, स्केलर का मतलब क्या है। सो स्केलर का मतलब होता है कि बेसिकली सिंपली जो क्वांटिटी यहाँ पे डिस्टेंस हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पास सिर्फ क्या है हमारे पास, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है, वैल्यू, यानी कि उसके पास सिर्फ वैल्यू है और उसके पास क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है तो हम उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा ओनली, डायरेक्शन नहीं होगी। सो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे इसका मतलब क्या है, देखो अब ऑब्जेक्ट पहले ए से बी गया, फिर वो वापस बी से ए आया। इसका मतलब अब जब पॉइंट ए हमारा इनिशियल पॉइंट भी होगा और फाइनल पॉइंट भी होगा, इसका मतलब जहाँ से वो चला था वहीं पे वो वापस आ गया, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर, ज़ीरो। क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वापस उसी जगह पे आ गया जहाँ से वो चला था। अब अगर हम इनके एसआई यूनिट्स की बात करें तो सिंपली एसआई यूनिट क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस के लिए मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मीटर। सो बेसिकली दोनों के लिए जो हमारे पास
यूनिट्स हैं वो सेम होते हैं, डिस्टेंस के लिए भी मीटर, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मीटर। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, जैसे वो ए से बी गया फिर वापस बी से ए आया, इसका मतलब मान लो ए से बी उसने कितना कवर किया एक्स, तो लेकिन बी से ए जब वो वापस आएगा तो वो कितना कवर करेगा माइनस एक्स, यानी कि नेगेटिव, यानी कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, वो नेगेटिव होगा। सो इसका मतलब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अब जैसे हमने देखा जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे ए से बी फिर वापस बी से ए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। सो नेक्स्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, स्केलर, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट अब वेक्टर क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के प्रॉपर यूनिट्स भी होते हैं, वैल्यू भी होती है, यानी कि और इसके साथ उसके पास एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास स्पेसिफिक डायरेक्शन भी कंसीडर्ड होती है। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। सो सिंपली अगर हम इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल और लें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए, तो इस एग्जांपल से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क जो है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो देखिए अब क्या है यहाँ पे एग्जांपल, सपोज अ पर्सन मूव्स 3 मीटर फ्रॉम ए टू बी। अब अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास ए टू बी, ये वाला ए टू बी हो गया, सो ए से वो गया बी की तरफ, सो ए से जब वो बी की तरफ गया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 मीटर। अब ध्यान से देखो आगे, एंड 4 मीटर्स फ्रॉम बी टू सी, अब जब वो बी से सी की तरफ जा रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर। नाउ इन फिगर अगर हम ध्यान से देखें, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 7 मीटर, बट इज ही एक्चुअली 7 मीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन, नो, he is 5 meters only from its initial position to final, because displacement अगर हमने निकालना है तो displacement कैसे निकलेगा, displacement निकलेगा AC is equal to अंडर रूट ऑफ AB स्केयर प्लस BC स्केयर, यानी कि 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, सो दैट इज़ 9 प्लस 16, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो वो अंडर रूट कितना आएगा, 25, दैट इज़ 5 मीटर। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो 3 + 4 करेंगे, 3 + 4 दैट इज़ 7 मीटर, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें सिर्फ चाहिए ए पॉइंट और सी पॉइंट, यानी कि हमने सिर्फ क्या निकालना है, AC, और AC निकालने के लिए हम यहाँ पर ABC ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वहाँ से हमारे पास AC निकलेगा, दैट विल बी कॉल्ड इट्स शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। सो होप समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। सो होप यहाँ पर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो अब डिस्कस करते हैं इसके कुछ डिफरेंस पॉइंट्स को यहाँ पर। सो सबसे पहला जो हमारे पास डिफरेंस के लिए पॉइंट देना है, हमने हमेशा ये याद रखना है, इसकी डेफिनेशन देंगे हम हमेशा फर्स्ट पॉइंट में। सो जैसे डिस्टेंस के लिए हमने डिस्कस किया था, इट इज़ द टोटल लेंथ दैट इज़ एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, यानी कि जितना भी वो चलेगा उतना ही उसका डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके अलावा भी हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। इसके अलावा एक पॉइंट और भी हमारे पास कि डिस्टेंस जो हमारे पास है हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, नेगेटिव भी हो सकता है। होप वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। होप यहाँ पर आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे। बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं करते हम। सो होप यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको करवाए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाके वो डाउट को क्लियर कर सकता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।